विद्यार्थियों, आज हम नए अध्याय अंकेक्षण रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र, ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका मैंने आपको पीडीएफ भेजा है। और इसकी डेफिनेशन इत्यादि ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत छोटे प्रश्न इसके मध्य पूछे जाते हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट का अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? अंकेक्षण रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्राप्त करने के लिए ही अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। यह अंकेक्षक द्वारा किए गए कार्यों का निचोड़ है। यही वह प्रलेख है जो उस संस्था के बारे में संबद्ध लोगों के विचार को तय करता है। अंकेक्षण रिपोर्ट से यह पता चलता है कि संबंधित संस्था का कार्य संबंधित सिद्धांतों के अनुसार चलाया जा रहा है या नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, अंकेक्षक अंकेक्षण रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है वह ये जांचता है वर्ष पर्यंत कि अंकेक्षण कार्य के दौरान कि नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर अंकेक्षण कार्य किया गया है अथवा नहीं। और यह निचोड़ है और यह अंकेक्षक का दायित्व है कि अंकेक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात वह अपने अंकेक्षण रिपोर्ट दे। अब अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार, पहला है, 2 प्रकार की रिपोर्ट होती है विद्यार्थियों, स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट व दूसरी है मर्यादित रिपोर्ट। और सामान्यतः अक्सर छोटे प्रश्नों में ये पूछी जाती है, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, अक्सर अंतर भी पूछा जाता है, जो आप याद रखें। पहला है विद्यार्थियों स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट। यदि खातों में अंकेक्षक को कोई अनियमितता या अशुद्धि नहीं मिलती है तो अंकेक्षक स्वच्छ रिपोर्ट देता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। तो कहने का तात्पर्य हुआ, स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट किसे कहते हैं? यदि खातों में अंकेक्षक को किसी प्रकार की अनियमितता या अशुद्धि या त्रुटि नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक उस संस्था की रिपोर्ट स्वच्छ रिपोर्ट देता है, जिसे हम क्लीन रिपोर्ट कहते हैं। दूसरा है मर्यादित रिपोर्ट। मर्यादित रिपोर्ट किसे कहते हैं? यदि खातों के संबंध में अंकेक्षक को किसी प्रकार का कोई असंतोष है तो वह इसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करेगा। कहने का मतलब, यदि अंकेक्षक को सभी पुस्तकें या जो चीज़ें वो मांग रहा है वो उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं या पुस्तकों से दूरी बनाई रखी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक अपना असंतोष जाहिर कर सकता है, तो वह इसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करेगा। ऐसी रिपोर्ट को मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं तथा कंपनी अधिनियम की धारा 227(4) के अनुसार ऐसे प्रतिवेदन के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य, जिन कारणों से अंकेक्षक को परेशानी हुई है या जो चीज़ें उपलब्ध नहीं करवाई हैं उस संस्था ने, पुस्तकों की जो मेंटेन करती थी संस्था, तो ऐसी स्थिति में उनका उल्लेख करके वह मर्यादित रिपोर्ट दे सकता है कि यह कार्य करना उसके लिए संभव नहीं है, क्लीन रिपोर्ट देना संभव नहीं है। तीसरा है विद्यार्थियों विपरीत प्रतिवेदन। यदि मर्यादित प्रतिवेदन देने के कारण अथवा अंकेक्षक के आक्षेप इतने गंभीर हैं कि अंकेक्षक की दृष्टि में लेखे सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत नहीं करते। कहने का मतलब, अंकेक्षक की दृष्टि में लेखे सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वह विपरीत राय दे सकता है और ऐसे प्रतिवेदन को विपरीत प्रतिवेदन कहते हैं। समझ गए विद्यार्थियों? कहने का मतलब, यदि अंकेक्षक ये समझता है कि अंकेक्षक के आक्षेप इतने गंभीर हैं कि अंकेक्षक को की दृष्टि में लेके सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक विपरीत राय दे सकता है और यह विपरीत राय ही क्या कहलाएगा? विपरीत प्रतिवेदन कहलाता है। डिसक्लेमर रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जिसमें अंकेक्षक किन्हीं महत्वपूर्ण कारणों से अथवा अंकेक्षक के कार्य में किन्हीं क्षेत्रों की जांच किए जाने पर प्रतिबंध लगा देने से अथवा अंकेक्षक के कार्य को सीमित कर दिए जाने से अपना स्पष्ट मत प्रकट करने में असमर्थ रहता है, तो इसे डिसक्लेमर कहते हैं। डिसक्लेमर, विद्यार्थियों नाम प्रोनाउंशिएट करना कई बार डिसक्लेमर।
ठीक है ना। कहने का मतलब यदि उसके कार्य क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी अंकेक्षक अपना डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे सकता है। अंकेक्षण रिपोर्ट का महत्व, आप विद्यार्थियों के अंकेक्षण रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। पहला, हर एक व्यापार के संबंध में अलग अलग है। पहला, विद्यार्थियों एकाकी व्यापार के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं एकाकी व्यापार में मालिक ही व्यापार चलाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा, साझेदारी फर्म के लिए। तीसरा, हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए। चौथा, प्रन्यासों एवं सहकारी समितियों के लिए। और पांचवा, सार्वजनिक उपक्रम के लिए। छठा, कंपनियों के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि एकाकी व्यापार के अंदर एक व्यापारी स्वयं जानना चाहता है कि जो कार्मिकों के द्वारा कार्य किए गए हैं वो नियमानुसार किए गए हैं, किसी प्रकार का गबन त्रुटि नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो अंकेक्षण करवाता है। साझेदारी फर्म में आपसी सद्भाव एवं विश्वास बनाए रखने के लिए साझेदारों के मध्य हम साझेदारी संस्था का अंकेक्षण करवाते हैं। ठीक है। हिंदू अविभाजित परिवार में मुखिया अपने परिवार के सदस्यों का विश्वास बनाए रखने के लिए अंकेक्षण कार्य कराता है। प्रन्यासों एवं सहकारी समितियों के लिए सहकारी समिति के सदस्य विश्वास बनाए रखने के लिए संस्था के लेखा की जांच करवाते हैं, अंकेक्षण करवाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी सरकार राजकीय नियमों के अनुसार उन सार्वजनिक उपक्रमों का अंकेक्षण कार्य किया जाता है, जिससे का लोगों का विश्वास बना रहे उन संस्थानों में। कंपनियों के लिए, कंपनियों के अंतर्गत आप जानते हैं विद्यार्थियों को हमारे अंशधारियों का विश्वास बना रहे। कंपनियों के लिए क्यों अनिवार्य है। नंबर ए, अंशधारियों के लिए अंशधारी जानना चाहते हैं कि जो संचालक मंडल है, कार्मिक है, वो सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा बिंदु है संचालकों के लिए, संचालक भी जानते हैं कि भाई नियमानुसार कार्मिकों के द्वारा कार्य ठीक प्रकार से किया गया है अथवा नहीं। तीसरा, लेनदारों के लिए, लेनदार भी जानना चाहते हैं कि भाई संस्था के पास हमने जितना उधार दे रखा है उतनी संपत्तियां हैं अथवा नहीं। और डी, कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी भी जानना चाहते हैं कि जो हम संस्था में जिसमें काम कर रहे हैं वह कार्य पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से कर रही है और लाभ कमा रही है, जो लाभ कमाती है उतना या नहीं। और अंत में है सरकार के लिए। अगला बिंदु है विद्यार्थियों इसी में आयकर एवं धन कर निर्धारण के लिए। अंत में जो अंकेक्षण किया गया है, अंकेक्षक के द्वारा शुद्ध लाभ की गणना की गई है, उस शुद्ध लाभ के ऊपर ही आयकर एवं धनकर का निर्धारण किया जाता है, इसलिए भी अंकेक्षण रिपोर्ट का महत्व होता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों एक अच्छी रिपोर्ट के आवश्यक तत्व का। एक अच्छी अंकेक्षण रिपोर्ट के क्या आवश्यक तत्व होते हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। पहला बिंदु है विद्यार्थियों प्रत्येक रिपोर्ट में निम्न बातों का आवश्यक रूप से समावेश होना चाहिए। पहला, शीर्षक। दूसरा, ग्राहक का नाम। तीसरा, अंकेक्षक के लिए वित्तीय विवरणों का नाम। चौथा, वित्तीय विवरणों के हस्ताक्षर तथा पता। पांचवा, अंकेक्षक के हस्ताक्षर तथा पता। छठा, रिपोर्ट की तिथि। इसके साथ साथ रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। रिपोर्ट सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त और सही होनी चाहिए। रिपोर्ट प्रभावोत्पादक एवं सतत होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकेक्षक के द्वारा स्पष्ट की जानी चाहिए। और छठा अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों अधिनियम की पालना, अर्थात अधिनियम, कंपनी अधिनियम की अनुपालना करते हुए ही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। अंत में विद्यार्थियों आज हम देखते हैं कि अंकेक्षण प्रमाण पत्र, अर्थात जो अंकेक्षक जारी करता है सर्टिफिकेट, उसे अंकेक्षण प्रमाण पत्र बोलते हैं। और इसीलिए कई बार डेफिनेशन में पूछा जाता है कि अंकेक्षण प्रमाण पत्र किसे कहा जाता है। प्रमाण पत्र एक ऐसा लिखित प्रलेख होता है, अंकेक्षण प्रमाण पत्र
एक ऐसा लिखित प्रलेख होता है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो इसके लिए अधिकृत है। इसका प्रयोग संबंधित तथ्य के प्रमाण के संबंध में किया जाता है। जिस व्यक्ति द्वारा यह दिया जाता है वह विवरण की सत्यता को प्रमाणित करता है। अंकेक्षक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। उसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कई प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं, जैसे प्रविवरण के लिए, वैधानिक रिपोर्ट के लिए, समापन एवं शोधन क्षमता के लिए इत्यादि। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अंकेक्षण प्रमाण पत्र। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों, जो अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य करता है उसको पूर्ण रूप से जागरूक होकर, मैंने कई बार बतलाया है, उस संस्था के कार्यों की जांच करनी चाहिए और हमारे लेखाक्रम के सिद्धांतों की अनुपालना उनके द्वारा की गई है, कंपनी अधिनियम के नियमों की पालना की गई है अथवा नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए ही वह अंकेक्षण प्रमाण पत्र जारी करता है। आज इतना पर्याप्त है विद्यार्थियों, इसका विस्तृत रूप से और अध्ययन करें। कल मैं इस अध्याय से संबंधित आपको अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न का बारे में बतलाऊंगा। धन्यवाद।